एक छोटे से घर में रूपाली अपनी दो बहन माया, बबीता और बीमार माँ सीता के साथ रहा करती थी। वो तीनों बहन बहुत छोटी थी जब उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उन तीनों बहन की परवरिश सीता ने अकेले ही की थी। पर समय के साथ सीता भी बीमार पड़ जाती है और एक दिन मेरी प्यारी बच्चियां, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे जो भयंकर बीमारी है, लगता है कि वो बीमारी मुझे तुम तीनों को दुल्हन के रूप में नहीं देखने दे सकती। माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम तीनों बहनें आपको कुछ नहीं होने देंगे। बेटा, जिंदगी और मौत की भागदौड़ तो ईश्वर के हाथ होती है और मैं जानती हूँ मेरे जाने का समय आ चुका है। इतना बोलकर सीता के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे यमराज नजर आता है। यमराज को देख सीता अपनी तीनों बेटियों से कहती है, वो देखो बेटा, अब तो यमराज भी मुझे लेने आ गए। लगता है मेरा साथ तुम तीनों के साथ यही तक था। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तीनों बहन अकेले कैसे रहेंगी? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटा। और रूपाली, तू तो घर में सबसे बड़ी है और सबसे समझदार भी है। मेरे जाने के बाद तू अपनी दोनों बहन का ख्याल रखना। और बबीता, तुझे मैं जानती हूँ, तेरे अंदर गुस्सा बहुत है, पर अब दोनों बड़ी बहन का कहना मान लेना बेटा, क्योंकि अब तेरा गुस्सा शांत करने के लिए तेरी माँ नहीं रहेगी। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। प्लीज हमें छोड़कर ऐसे मत जाओ। मेरे जाने का समय हो चुका है मेरी बच्चियों। देखो, यमराज भी मुझे बुला रहे हैं, फिर भी मैं तुम तीनों को एक बात बताना भूल गई। जब तुम तीनों छोटी थी तब तुम्हारे पिताजी जाने कहां से 3 लहंगे लेकर आए थे। वो चाहते थे कि जब तुम तीनों की शादी हो तो तुम तीनों अपना अपना लहंगा पहनो। अब मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं रूपाली को दे रही हूँ। रूपाली, अब तुझे ही अपनी दोनों बहनों की शादी करवानी है। माँ, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। इस तरह से बोलकर तीनों बहन सीता के गले लगकर रोने लगती है और देखते ही देखते सीता अपनी आखिरी दम तोड़ देती है। माँ के जाने के बाद रूपाली अकेली ही अपनी दोनों बहन की देखरेख करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके घर शादी का न्योता आता है। जब तीनों बहन शादी में जाती हैं तो दुल्हन को देख बबीता बोलती है, काजल की शादी उसके माता पिता ने कितने ही धूमधाम से कराई है और उसका लहंगा कितना सुंदर लग रहा है ना माया दीदी? हाँ बबीता, होने को कौन टाल सकता है। अब हमें घर चलना चाहिए। देख, सभी मेहमान एक एक करके अपने घर जा रहे हैं। इस तरह से तीनों बहन शादी अटेंड करके घर वापस आ जाती हैं। पर बबीता के आंखों में अब भी दुल्हन का ही चेहरा बसा होता है। वो बार बार उसकी सुंदरता और उसके कपड़ों का ही बखाना करती है। ये देखकर माया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देती है, जिस पर बबीता अपनी दोनों बड़ी बहनों से कहती है, अगर आज माँ जिंदा होती तो वह मुझे कभी नहीं डांटती और आज जो सपने मैं देख रही हूँ मेरे लिए, वही सपने माँ देखती और वह मेरी शादी करवाती। मैं भी शादी के लहंगे में बहुत सुंदर लगती। माँ ने जाने से पहले दीदी के हाथों में लहंगे दिए थे, पर दीदी ने आज तक उन लहंगों को नहीं खोला। बबीता, माया की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। और सच में मेरे दिमाग से वो लहंगे उतर गए थे। माँ का दुख इतना था कि मेरा ध्यान उन लहंगों पर गया ही नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी पेटी खोलकर लहंगे को देखती हूँ। और एक बात, मैं अपनी दोनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। सच में दीदी? चलो अब जल्दी से लहंगा खोलकर देखते हैं। अगर लहंगा सुंदर हुआ तो हमारा लहंगा का पैसा बच जाएगा। इस तरह से अब तीनों बहन पेटी खोलती है। पर ये क्या, उस पेटी में तो 3 साधारण लहंगे थे। उन साधारण लहंगों को देख बबीता मुंह बनाते हुए उनसे कहती है, पिताजी की पसंद इतनी बेकार कैसे हो सकती है? यह लहंगे कितने साधारण हैं। मैं इस लहंगे को पहनकर शादी नहीं करने वाली। बबीता, तेरे पास जरा भी दिमाग नहीं है।
जब हम तीनों बहन छोटी थी, पिताजी ने हम तीनों के लिए तब से ये लहंगे खरीदे थे। उस समय पर ऐसे ही लहंगे चला करते थे। बबीता, माया बिल्कुल सही कह रही है। अगर तू नहीं चाहती कि तू अपनी शादी पे इस लहंगे को पहने तो मत पहन। दीदी, इस बबीता को अगर अपनी शादी वाले दिन इस लहंगे को नहीं पहनना तो ये ना पहने, पर मैं माँ और पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी को अपने शादी वाले दिन जरूर पहनूंगी। इस तरह से माया अपना लहंगा उठाकर उसे सीने से लगा लेती है। अब जैसे ही माया के आंसू लहंगे पर पड़ते हैं, उसके लहंगे से तेज रोशनी निकलती है और जादुई लहंगा माया से कहता है, माया, रूपाली और बबीता, तुम जिस लहंगे को साधारण समझ रही हो वो कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि मायावी लहंगा है। हम तीनों ही लहंगे मायावी हैं, पर बोलने की शक्ति सिर्फ मुझ में है। और बबीता का जो लहंगा है उसे जो भी पहनेगा उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाएगी। और रूपाली, तुम्हारा जो लहंगा है वो तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरी करेगा और मैं तुम तीनों बहनों को सही रास्ता दिखाऊंगा। तीनों बहन को जब जादुई लहंगे का पता चलता है तो बबीता का मुंह भी सीधा हो जाता है। अब रूपाली बबीता और माया के लिए लड़के ढूंढती है और बहुत जल्द बबीता को एक लड़का मिलता है। जिस दिन बबीता को देखने लड़के वाले आते हैं, उस दिन बबीता अपनी माँ का दिया हुआ लहंगा पहनती है, जिसमें उसकी सुंदरता और भी निखर कर आ रही होती है। तो वहीं माया का लहंगा रूपाली और माया से कहता है, माया, बबीता की शादी इस लड़के से मत कराओ। ये लड़का धोखेबाज है। इससे पहले भी इसने मासूम लड़कियों से शादी करके उन्हें छोड़ दिया। ये दहेज के लिए शादी करता है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बहन की शादी इस लड़के से हरगिज नहीं करवाऊंगी। मुझे चाहे कितना भी दहेज क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं उसकी शादी एक अच्छे घर में करवाऊंगी। अब क्या था, अब माया इस रिश्ते के लिए मना कर देती है, जिसके बाद रूपाली अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, माया के जादुई लहंगे ने कहा था कि तुम मेरी सारी इच्छा को पूरा करोगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जो लड़के मेरी बहनों को देखने के लिए आए वो पहले की तरह लालची और बुरे ना हो, बल्कि साफ दिल के हों और मेरी बहनों को हंसी खुशी रखें। रूपाली के इतना कहते ही पंडित जी का फोन रूपाली के पास आता है और रूपाली को माया और बबीता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। बहुत जल्द रूपाली अपने जादुई लहंगे की मदद से पैसों का इंतजाम करती है और अपनी बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देती है। और शादी होने के कुछ दिनों बाद बबीता और माया भी अपने जादुई लहंगे की मदद से रूपाली की शादी एक बेहद अच्छे लड़के से करवा देती हैं। एक छोटे से गांव में कोमल, दिशा और पूजा नाम की 3 बहन रहा करती थी। उन तीनों ही बहन को मेकअप करने का बहुत शौक था, इसलिए वो गांव की औरतों और लड़कियों का मेकअप किया करती और इसी तरह से वो तीनों कुछ पैसे भी कमा लिया करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, तीनों बहन एक दुल्हन को सजाकर अपने घर जाती है, जहां उसके पिता उन तीनों से बोलते हैं, आ गई मेरी तीनों बेटियां दुल्हन को सजाकर। हाँ पिताजी। चलो अच्छा है। वैसे मेरे पास तुम तीनों के लिए एक खुशखबरी है। वो क्या पिताजी? जिस तरह से आज तुम तीनों बहन एक दुल्हन को सजाकर आई हो, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द तुम तीनों बहन भी दुल्हन बनने वाली हो। शहर से तुम तीनों बहनों के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया है। अपनी शादी की बात सुनकर पूजा अपने पिता से बोलती है, पिताजी, क्या आपने हमारे ससुराल वालों से बात की कि शादी के बाद हम तीनों बहन अपना एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर चला पाएंगे क्या? पूजा की बात सुनकर पूजा के पिताजी उससे झूठ बोल देते हैं। अरे हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। अब इस तरह से बहुत जल्द उन तीनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाती है, लेकिन उन तीनों की सास कमला थोड़ी सी खड़ूस होती है। तो वहीं उन तीनों के पति रवि, विनोद और नील उन तीनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन तीनों के पति उनसे उखड़े रहते हैं।
और वह अपनी सास को कुछ नहीं कहती। और ऐसे ही एक दिन, दीदी, पिताजी ने कहा था कि शादी के बाद हमारे ससुराल वाले हमें अपना खुद का एक छोटा सा पार्लर चलाने देंगे, लेकिन हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं और हमारे पतियों में से तो हम में से सही से बात भी नहीं की, और माँ जी हमें हर छोटी गलती के लिए डांटती रहती हैं। पूजा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और मेरा तो मेकअप करने का बहुत मन कर रहा है। मेरे हाथों में तो खुजली हो रही है कि अब मैं किसी को सजाऊं। तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो। जब से हम तीनों इस घर में बहू बनकर आई है ना, तब से हमने एक भी बार किसी का मेकअप नहीं किया। मैं एक बार माँ जी से बात करके देखती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ माँ जी जितना ऊपर से सख्त दिखाई देती है ना, अंदर से उतनी ही नरम है। कोमल हिम्मत करके अपनी सास कमला के पास जाकर बात करती है। माँ जी, हम तीनों को मेकअप करने का बहुत ही ज्यादा शौक है, और माँ जी हम तीनों बहनों का गांव में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी था। हाँ बहू, मैं सब जानती हूँ कि किस तरह से तुम तीनों बहन गांव में रहकर लोगों के मुंह पर मेकअप थोपा करती थी। फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? वो माँ जी, पिताजी बता रहे थे कि आप लोगों को हम तीनों बहनों के पार्लर दोबारा शुरू करने से कोई ऐतराज नहीं है। तो माँ जी, मैं आपसे यही पूछने आई थी कि अगर हम तीनों बहनें एक छोटा सा पार्लर खोलने तो? अगर तुम तीनों के पास इतने पैसे हैं तो तुम तीनों अपना छोटा सा पार्लर खोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जब से मैंने उन तीनों की शादी करवाई है, उन तीनों ने खर्चा देना बंद कर दिया है। कमला की बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लगता है और वह जाकर अपनी दोनों बहनों को इस बारे में बताती है, जिसके बाद वो तीनों बहन अपना ब्यूटी पार्लर चलाने का सपना छोड़ देती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उन तीनों के पति दूसरी शादी करके अपनी बीवियों के साथ घर आ जाते हैं। ये देखकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने तीनों बेटों से बोलती है, अरे कल मुँहो, ये क्या किया तुम तीनों ने? तुम तीनों पहले से ही शादीशुदा और तुम तीनों ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी इन बहुओं का क्या होगा? माँ, आप अपनी इन तीनों बहू को संभालो, क्योंकि हम तीनों इन तीनों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हम अपनी दूसरी बीवी से प्यार करते हैं, परंतु मजबूरी में आकर हमने ये शादी की, क्योंकि अगर हम ये शादी नहीं करते तो आप हमें इस घर से निकाल देती। परंतु शादी होने के बाद ये घर पूरी तरह से हमारे नाम है, इसीलिए अब आप इन तीनों बहू के साथ हमारे घर से निकल जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? ये घर माँ जी का है और आप माँ जी को घर से बाहर निकाल रहे हैं। हम सिर्फ माँ को ही नहीं, तुम तीनों को भी इस घर से निकाल रहे हैं। अब तुम तीनों बहू अपनी सास को संभालो। इस तरह से कमला के तीनों बेटे अपनी माँ और अपनी पहली पत्नियों को घर से निकाल देते हैं। ये सब देखकर कमला खुद को कोसने लगती है और दिशा अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप खुद को क्यों कोस रही हैं? आपने तो इन तीनों के लिए पता नहीं क्या क्या किया, परंतु आपके तीनों बेटे ही तो निकम्मे निकले ना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों बहुएं हैं ना आपके साथ। हम तीनों बहनों को ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है। अगर आप हमें इजाजत दें तो क्या हम हमारे सारे गहने बेचकर खुद का एक छोटा सा पार्लर खोल सकते हैं, ताकि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को चला सकें। इस बार कमला कोमल को मना नहीं कर पाती, जिसके बाद कमला खुद अपने सारे गहने कोमल के हाथ में थमा देती है और कोमल सारे गहने ले जाकर बेच देती है और उनसे मिले पैसों से पार्लर की कुछ जरूरी सामान खरीद लेती है। अब वो तीनों सास बहू किराए पर एक छोटा सा पार्लर ले लेती हैं और उसी में रहकर अपना पार्लर का काम करती है। कुछ दिनों बाद पार्लर में निशा आंटी आती हैं। अरे कमला बहन, तू यहाँ, वो भी अपनी तीनों बहुओं के साथ? हाँ बहन, अब मैं तुझे क्या बताऊं, किस्मत की कैसी मार पड़ी है हम सास बहुओं के ऊपर। इतना बोलकर कमला अपना सारा दुख निशा को बताती है और उससे बोलती है, खैर निशा, तू मेरी छोड़, तू अपनी बता यहाँ कैसे? अरे मेरी भतीजी की शादी है और तू तो जानती है कि मोहल्ले में एक भी ढंग का पार्लर नहीं। मैंने ये नया पार्लर देखा तो सोचा क्यों ना एक बार इस पार्लर में जाया जाए। अरे तो फिक्र क्यों कर रही है, तूने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरी तीनों बहुओं को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। इस तरह से कमला की तीनों बहू निशा आंटी का मेकअप करती है और वो तीनों बहू को मेकअप करने का 5,000 देकर चली जाती है। अब इसी तरह से एक एक करके उनके दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और कमला की तीनों बहू का पार्लर 3 बहुओं के नाम से फेमस हो जाता है।
और इसी तरह से वो तीनों काफी अच्छी कमाई करने लगती है। एक दिन कमला के तीनों बेटे आते हैं और हाथ जोड़कर अपनी पत्नियों से माफी मांगते हुए उनसे बोलते हैं, हमें माफ कर दो, हमने आप चारों को आपके ही घर से निकाल दिया और इसकी सजा हमें ऐसे मिली है कि हमारी बीवियों ने हमें तब अकेला छोड़ दिया जब हमारा सब कुछ लुट गया और हमें नौकरी से निकाल दिया गया। बेटा, ये तुम्हारे कर्मों की सजा मिली है तुम्हें। अभी तो ये शुरुआत है बस। माँ, हम जानते हैं दिशा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो आज हम तीनों भाई यहाँ आकर आप चारों से माफी मांग रहे हैं। अब हमें आप माफ कर दो और हमारे साथ चलो। बेटा, एक माँ होने के नाते मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी, पर तुमने मेरी बहुओं का भी दिल दुखाया है, इसीलिए अब मेरी बहुओं का जो फैसला होगा वही मेरा आखिरी फैसला होगा। माँ जी, हमें माफ करना, अब हम तीनों इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। इनका क्या भरोसा माँ जी, इन तीनों की जिंदगी में दोबारा से इनकी दूसरी बीवी आ गई तो ये हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे अपनी जिंदगी से। कोमल की ये बात सुनकर कमला अपने बेटों के साथ जाने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद कमला के तीनों बेटे मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और इस तरह से कमला की तीनों बहुएं अपना ब्यूटी पार्लर का काम करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को चलाती हैं। हरी अपनी 3 बेटी अनीता, काजल और पूजा के साथ रहा करता था। हरी बहुत गरीब था और वो खेती करके जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था, तो वही उसकी तीनों बेटियां हरी की मदद करने के लिए उसके कामों में हाथ बटा दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन, काजल और पूजा, आज तुम दोनों अलग अलग जाना। और काजल, तुझे आज उपले बेचने हैं और पूजा, तुझे आज दूध बेचना है। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मुझे खेत में जाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, तू बाबा का ख्याल रखना। इस तरह से काजल अपने उपले उठाकर उन्हें बेचने चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी दूध लेकर चली जाती है। अब बेचारी अनीता अपने बाबा और खेत को संभालती है। शाम को पूजा और काजल उपले और दूध बेचकर घर आ जाती है और वो दोनों देखती है कि हरी की तबीयत अब ठीक नहीं है, जिस पर पूजा अनीता से बोलती है, अनीता, तुमने तो कहा था कि तुम बाबा का पूरा ख्याल रखोगी, पर बाबा को तो अब तक बुखार है। क्या बाबा की तबीयत फिर से खराब हो गई? अनीता, ढोंग करने की जरूरत नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे से जानते तू एक नंबर की कामचोर है, तुझे काम ना करना पड़े इसीलिए तूने उन्हें बाहर भेजा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती तो ठीक है, तुम दोनों कल से बाबा के साथ खेती करना और मैं बाकी का काम अकेले कर लूंगी। ठीक है। तीनों बहन की आपस की लड़ाई देखकर हरी परेशान हो जाता है और अपनी तीनों बेटियों से बोलता है, मैंने तुम तीनों में से कभी किसी को नहीं बोला कि तुम मेरी मदद करो, फिर तुम तीनों बहन आपस में क्यों हमेशा झगड़ती हो? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सारा काम कर लूंगा। नहीं बाबा, आपकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए आप आराम करिए, बाकी का काम हम लोग कर लेंगे। अनीता हरी की सबसे बड़ी बेटी थी, साथ ही वो अपनी दोनों बहनों से ज्यादा समझदार और दयालु थी, तो वहीं काजल और पूजा एक नंबर की मतलबी और लालची थी। इसी तरह से अगले दिन अनीता अकेले ही दूध और उपले बेचने के लिए चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर काजल और पूजा घर में रहकर अपने पिता की सेवा करती हैं। काजल, मैं बाबा के पास बैठी हूँ, तू जाकर खेत में काम कर ले। खेत को जोतना है, ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती। पर मैं तेरे साथ नहीं जा सकती, हम दोनों में से किसी एक को बाबा के पास रहना होगा। एक काम करते हैं, कल जब बाबा पहले से बेहतर होंगे तो हम उन्हें काम करने देंगे और हम दोनों मिलकर खेत में काम कर लेंगे। आज हम दोनों बाबा के पास बैठ जाते हैं। इस तरह से काजल और पूजा खेत का कोई काम नहीं करती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पूजा और काजल खेत का काम नहीं करती, जिस वजह से हरी का काफी नुकसान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अनीता दूध और उपले बेचकर खेत के रास्ते से आ रही होती है कि तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। अब अनीता उस औरत के पास जाती है और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारती है। आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वैसे आपको क्या हुआ था? आप खेत में, वो भी इतनी धूप में?
बेटा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरी एक पोती के। उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने ये खेत किराए पर लिया था और इसमें खेती कर रही थी, पर इस तेज धूप की वजह से मुझे चक्कर आ गया। अच्छा कोई बात नहीं अम्मा, मुझे खेती करनी आती है, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। इस तरह से अनीता उस बुढ़िया को पेड़ के नीचे बैठा देती है और खुद खेत में काम करने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिनों तक अनीता दूध और उपले बेचने दोपहर में आते हुए उस बूढ़ी अम्मा के खेत में काम करती। ये सब देखकर वह बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है। और एक दिन जब अनीता खेत में काम कर रही होती है तो बूढ़ी अम्मा उसके लंबे घने बालों को छूकर उसे बोलती है, काले घने लंबे बाल बन जा तू सोने के जादुई बाल। उस बूढ़ी अम्मा के कहते ही अनीता के बाल जादुई सोने के बाल में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद अनीता उस बूढ़ी अम्मा से बोलती है, अम्मा आपने ये जादू कैसे किया, मेरे बाल सोने के बन गए। अब वो बूढ़ी अम्मा एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैं कोई बूढ़ी अम्मा नहीं बल्कि एक देवी हूँ जो यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की परीक्षा लेने आई थी। मैंने ही तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब की ताकि मैं तुम तीनों की परीक्षा ले सकूं और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई। इसीलिए मैंने तुम्हारे बाल को जादुई बाल बना दिए हैं। इस जादुई बाल से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। अब देवी वहाँ से गायब हो जाती हैं। देवी के जाते ही अनीता के जादुई सोने के बाल एक बार फिर से साधारण काले हो जाते हैं, जिसके बाद अनीता खुद से बोलती है, अरे ये क्या, जब तक ये देवी यहाँ खड़ी थी तब तक मेरे बाल सोने के थे और उनके जाते ही मेरे बाल साधारण बन गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बालों का जादू सिर्फ कुछ समय के लिए था और मैंने वो समय गंवा दिया। ये सोचकर अनीता घर जाती है और देखती है कि उसके दोनों बहन उसके पिता के पास बैठी है। काजल और पूजा, तुम दोनों ये मत सोचना कि मैं बड़ी होने का दोष जमा रही हूँ तुम पर। तुम दोनों पिताजी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हो, लेकिन खेत पे तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हो, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। अनीता, लगता है तुम्हारे लिए बाबा से बढ़कर पैसा है। अब हरी खुद को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर पा रहा था, इसलिए जब वो काजल की बात सुनता है तो गुस्से में बोलता है, तुम दोनों एक नंबर की काम चोर हो। तुम दोनों को काम न करना पड़े इसीलिए तुम दोनों यहाँ मेरे पास बैठी रहती हो, पर अब मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए अब तुम दोनों को मेरी और सेवा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हरी काजल और पूजा को डांट देता है, जिसके बाद पूजा और काजल अनीता से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी दोनों बहन को नाराज देख अनीता जादुई बाल से बोलती है, हे मेरे जादुई बाल, अगर तेरे अंदर अभी भी जादू बचा हुआ है तो तू मुझे रास्ता दिखा और मेरी दोनों बहनों की जो नाराजगी है वो मैं खत्म कर पाऊँ और उन्हें सही रास्ते पे ले आऊँ। अनीता के इतना बोलते ही अनीता के जादुई बाल बोलने लगते हैं, तुम्हारी बहनें कामचोर के साथ लालची भी हैं। अगर तुम अपनी दोनों बहनों के बाल को भी अपने बालों की तरह जादुई बना दो तो वो तुमसे कभी नाराज नहीं होंगी और वो दोनों वही करेंगी जो उनके जादुई बाल उनसे कहेंगे। लेकिन मैं अपनी बहनों के बालों को जादुई कैसे बनाऊं? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ। उसी मंत्र से जिस मंत्र से तुम्हारे बाल जादुई हुए हैं। जादुई बाल के बोलने पर अनीता को देवी के वो मंत्र याद आते हैं। अब अनीता अपनी दोनों बहनों के पास जाती है और उन दोनों के बाल पकड़कर बोलती है, हे काले लंबे घने बाल, बन जा तू जादुई सोने के बाल। ये मंत्र पढ़ते ही पूजा और काजल के बाल भी जादुई बाल बन जाते हैं। जादुई बाल होने की वजह से काजल और पूजा का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जिसके बाद काजल और पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और जादुई बाल के कहने पर काजल और पूजा अनीता से माफी मांगते हैं। अनीता, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों तुम्हारी सगी बहनें पर हमेशा तुमसे जलते रहे क्योंकि तुम बाबा की लाडली थी। तुम सबसे ज्यादा काम करती थी। हाँ अनीता, हमें माफ कर दो। तुम हमसे बड़ी हो पर फिर भी हम दोनों ने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, हमेशा तुमसे जलते रहे, पर फिर भी तुमने देवी की जादुई शक्तियों से हमारे भी बालों को जादुई बना दिया। इस तरह से अब उन तीनों बहनों के बाल जादुई बाल बन जाते हैं। अब जब वो तीनों बहन खेत में काम करने जाती है तो उनके जादुई बाल अपने आप सोने के बन जाते हैं और उनके बालों में से एक लट नीचे गिर जाती है
और फसल का रूप ले लेती है। ये देखकर वो तीनों बहन बहुत हैरान होती हैं। जिसके बाद अनीता अपनी दोनों बहनों से बोलती है, पूजा और काजल, हमारे बाल जादुई हैं, इसीलिए जादुई बाल की मदद से गरीबों की मदद करनी चाहिए हमें। शायद इसीलिए देवी ने हमें ये जादुई शक्तियाँ दी हैं। काजल और पूजा अनीता की बात से सहमत होती हैं। जिसके बाद वो तीनों बहन मिलकर अलग अलग गांव में जाकर दूध और उपले बेचा करती, साथ ही वो जरूरतमंदों की मदद करती और इसी तरह से वो तीनों बहन अपने पिता को एक खुशहाल जिंदगी देती है, जो शायद हरी कभी भी अपनी तीनों बेटियों को नहीं दे सका था।